मोबाइल फ़ोन क्या है? मोबाइल फ़ोन एक वायरलेस डिवाइस है जो उपयोगकर्ताओं को कॉल करने और रिसीव करने और टेक्स्ट मैसेज भेजने तथा अन्य सुविधाओं के बीच अनुमति देता है। मोबाइल फ़ोन की शुरुआती जनरेशन केवल कॉल करने और रिसीव करने तक ही थी। हालांकि आज के मोबाइल फ़ोन कई अतिरिक्त सुविधाओं से भरे हुए हैं, जैसे कि वेब ब्राउज़र, गेम, कैमरा, वीडियो प्लेयर और यहाँ तक कि नेविगेशनल सिस्टम। हम में से अधिकांश के लिए एक मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप हमेशा जिज्ञासु सवालों से घिरे रहते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन क्या होता है और मोबाइल संचार की विभिन्न पीढ़ियाँ क्यों हैं, मोबाइल फ़ोन कैसे काम करता है। चलो मोबाइल संचार के पीछे की तकनीक का पता लगाएं। जब आप अपने फ़ोन पर बोलते हैं तो आपकी आवाज़ आपके फ़ोन के माइक्रोफोन द्वारा उठाई जाती है। MEMS यानी कि माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, सेंसर और IC की मदद से माइक्रोफोन आपकी आवाज़ को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है। डिजिटल सिग्नल में 0 और 1 के रूप में आपकी आवाज़ होती है। फ़ोन के अंदर एक एंटीना इन 0 और 1 को प्राप्त करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में प्रसारित करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तरंग विशेषताओं जैसे कि एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज को बदलकर 0 और 1 को संचारित करता है। उदाहरण के लिए फ्रीक्वेंसी 0 और 1 के मामले में क्रमशः कम और हाई फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके सेंट किया जाता है। इसीलिए यदि आप अपने फ्रेंड्स के फ़ोन में इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को संचारित करने का एक तरीका खोज सकते हैं, तो आप एक कॉल स्थापित करने में सक्षम होंगे। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लंबी दूरी की यात्रा करने में असमर्थ है। वे भौतिक वस्तुओं, विद्युत उपकरणों और कुछ पर्यावरणीय कारकों की उपस्थिति के कारण अपनी ताकत खो देते हैं। वास्तव में अगर इस तरह के मुद्दे नहीं थे, तब भी पृथ्वी की घुमावदार संरचना के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा के लिए नहीं चलेंगे। इन मुद्दों को दूर करने के लिए सेल्युलर टेक्नोलॉजी की अवधारणा का उपयोग करते हुए सेल टावर पेश किए गए थे। सेल्युलर तकनीक में एक भौगोलिक क्षेत्र को प्रत्येक सेल्स के साथ हेक्सागोनल सेल्स में विभाजित किया जाता है, जिसमें अपना टावर और फ्रीक्वेंसी स्लॉट होता है। आमतौर पर ये सेल टावरों, तारों या अधिक विशेष रूप से ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से जुड़े होते हैं। यह ऑप्टिकल फाइबर केबल राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जमीन या महासागर के नीचे रखे जाते हैं। आपके फ़ोन द्वारा उत्पादित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आपके सेल में टावर द्वारा उठाया जाता है और उन्हें हाई फ्रीक्वेंसी लाइट्स पल्सेस में परिवर्तित किया जाता है। इन लाइट पल्सेस को बेस ट्रांसीवर बॉक्स में ले जाया जाता है, जो प्रसंस्करण के बाद आगे सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए टावर के आधार पर लोकेट होता है। आपकी वॉइस सिग्नल को संसाधित करने के बाद डेस्टिनेशन टावर की ओर ले जाया जाता है। पल्सेस को प्राप्त करने के बाद डेस्टिनेशन टावर इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में बाहर की ओर प्रसारित करता है और आपके फ्रेंड्स का फ़ोन तब संकेत प्राप्त करता है। यह संकेत एक रिवर्स प्रक्रिया से गुजरता है और आपका फ्रेंड आपकी आवाज़ सुनता है। तो यह सच है कि मोबाइल और संचार पूरी तरह से वायरलेस नहीं है, वह वायर माध्यम का भी उपयोग करते हैं। इस तरह से मोबाइल कम्युनिकेशंस किया जाता है। मोबाइल कम्युनिकेशंस तभी सफल होता है जब आपका टावर आपके दोस्तों के टावर पर सिग्नल स्थानांतरित करता है। लेकिन आपका टावर कैसे जानता है कि आपका दोस्त किस सेल टावर क्षेत्र में लोकेट है? खैर, इस प्रक्रिया के लिए सेल टावर को मोबाइल स्विचिंग सेंटर से मदद मिलती है। MSC से सेल टावरों के
एक समूह का केंद्रीय बिंदु है। मोबाइल स्विचिंग सेंटर यानी कि एमएससी कैसे काम करता है? जब आप एक सिम कार्ड खरीदते हैं तो सभी सब्सक्रिप्शन जानकारी एक निर्दिष्ट एमएससी में पंजीकृत होती है। यह एमएससी आपके होम एमएससी होगा। होम एमएससी सेवा योजनाओं, आपके वर्तमान स्थान और आपकी गतिविधि की स्थिति जैसी जानकारी संग्रहित करता है। यदि आप अपने होम एमएससी की सीमा से बाहर जाते हैं तो नया एमएससी जो आपको इसके स्थान पर कार्य करता है एक फॉरेन एमएससी के रूप में जाना जाता है। जब आप एक फॉरेन एमएससी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, यह आपके होम एमएससी के साथ कम्युनिकेट करता है। संक्षेप में, अगर आपके होम एमएससी को हमेशा पता होता है कि आप किस एमएससी क्षेत्र में हैं, यह समझने के लिए कि ग्राहक किस स्थान पर एमएससी क्षेत्र में है, एमएससी कुछ तकनीकों का उपयोग करता है। एक तरीका यह है कि एक निश्चित अवधि के बाद ग्राहक का लोकेशन अपडेट किया जाता है। जब फोन टावरों की पुनर्निर्धारित संख्या को पार करता है तो लोकेशन अपडेट फिर से किया जाता है। इनमें से अंतिम एक जब फोन चालू होता है। आइए इन सभी प्रक्रियाओं को एक उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए अनिल इंद्र सिंह को कॉल करना चाहता है। जब अनिल इंद्र सिंह का नंबर डायल करता है तो कॉल रिक्वेस्ट अनिल के होम एमएससी पर आता है। इंद्र सिंह का नंबर प्राप्त करने पर अनुरोध इंद्र सिंह के होम एमएससी को भेज दिया जाएगा। अब इंद्र सिंह के एमएससी अपने वर्तमान एमएससी के लिए जांच करता है। यदि इंद्र सिंह अपने घर एमएससी में है तो कल अनुरोधों को तुरंत अपने वर्तमान सेल लोकेशन पर भेज दिया जाएगा और यह भी जांच करता है कि इंद्र सिंह किसी अन्य कॉल पर लगे हुए हैं या उनका मोबाइल बंद है। यदि सब कुछ सकारात्मक है तो अनिल का फोन बजता है और कॉल कनेक्ट हो जाएगा। हालांकि यदि इंद्र सिंह अपने होम एमएससी में नहीं है तो अनिल का होम एमएससी फॉरेन एमएससी के लिए कॉल रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है। फॉरेन एमएससी इंद्र सिंह के फोन का पता लगाने के लिए पहले बताई गई प्रक्रिया का पालन करेगा और फिर कॉल कनेक्ट करेगा। अब आइए चर्चा करें कि मोबाइल फोन संचार में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की महत्वपूर्ण है। 0 और 1 को डिजिटल संचार में स्थानांतरित करने के लिए प्रत्येक ग्राहक को एक फ्रीक्वेंसी रेंज आवंटित की जाती है। हालांकि सेलुलर संचार करने के लिए उपलब्ध फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की काफ़ी सीमित है और बिलियंस ग्राहक है। यह समस्या दो तकनीकों, एक फ्रीक्वेंसी स्लॉट वितरण और 2 एकाधिक एक्सेस तकनीक की सहायता से हल की गई है। पहली तकनीक में अलग अलग फ्रीक्वेंसी स्लॉट्स अलग अलग सेल टावर को ध्यान से आवंटित किए जाते हैं। मल्टीपल एक्सेस तकनीक में यह फ्रीक्वेंसी स्लॉट्स सेल क्षेत्र के सभी सक्रिय यूजर्स के बीच कुशलता से वितरित किया जाता है। मोबाइल फोन टेक्नोलॉजीज की डिफरेंट जनरेशन 1G ने पहली बार यूजर्स को पहली बार एक केबल के बिना फोन ले जाने की अनुमति दी थी, लेकिन 1G को 2 बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहली समस्या यह थी कि वायरलेस ट्रांसमिशन एक एनालॉग फॉर्मेट में था। एनालॉग सिग्नल्स जो बाहरी स्रोतों द्वारा आसानी से बदल दिए जाते थे, तो यह खराब आवाज की गुणवत्ता और खराब सुरक्षा प्रदान करता था। दूसरी समस्या यह थी कि यह फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस तकनीक का उपयोग करता था, जो उपलब्ध स्पेक्ट्रम का इनफिशिएंट तरीके से उपयोग करता था। इन कारकों ने मोबाइल संचार की सेकंड जनरेशन के लिए मार्ग प्रशस्त किया। 2G ने डिजिटल मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी जैसे कि TDMA यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस या CDMA
यानी कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। सेकंड जनरेशन ने एक क्रांतिकारी डाटा सर्विस, एसएमएस और इंटरनेट ब्राउजिंग भी पेश की। अब आते हैं 3G के ऊपर। 3G तकनीक एक हायर डाटा ट्रांसफर स्पीड देने पर केंद्रित थी। इसने बैंडविड्थ में वृद्धि के साथ साथ एक WCDMA यानी कि वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक का इस्तेमाल किया। इसे प्राप्त करने के लिए 2 Mbps की 3G स्पीड ने GPS वीडियो वॉइस कॉल के रूप में यूजर्स के लिए डाटा ट्रांसफर की अनुमति दी। स्मार्टफोन के लिए बेसिक फोन के परिवर्तन में 3G एक बहुत बड़ा कदम था। अब आते हैं 4G के ऊपर। 4G जिसने 20 से 100 Mbps की गति प्राप्त की। यह हाई रेजोल्यूशन फिल्मों और टेलीविजन के लिए उपयुक्त था। इस हायर स्पीड को OFDMA यानी कि ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी और MIMO यानी कि मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट तकनीक के कारण संभव बनाया गया था। MIMO मोबाइल फोन और टावरों दोनों के अंदर कई ट्रांसमीटर रिसीवर एंटीनाज का उपयोग किया गया था। अब आते हैं 5G के ऊपर। 5G दोस्तों, अगली पीढ़ी के मोबाइल संचार 5G को चालू कर दिया गया है, जो उन्नत MIMO टेक्नोलॉजी और मिलीमीटर वेव्स का उपयोग करता है। यह ड्राइवरलेस कार्स और स्मार्ट होम जैसी चीजों के इंटरनेट का समर्थन करने के लिए सहज कनेक्टिविटी प्रदान करता है। दोस्तों, आज आपने क्या सीखा है? दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह वीडियो मोबाइल फोन क्या है जरूर पसंद आई होगी। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि मेरे सब्सक्राइबर्स को मोबाइल फोन कैसे काम करता है इस विषय में पूरी जानकारी प्रदान करने की कोशिश करता हूं। यदि आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट से या आप चाहते हैं कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, तब आप इसके लिए आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद दोस्तों।